चलो बच्चों थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं अब, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 9 का जो हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था? फोर्स के बारे में। फोर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फोर्स क्या होता है ना। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो देखो फोर्स दो टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, आपके क्लास 9 के अकॉर्डिंग। बट अगर हम इसको थोड़ा और एक्सपेंड करें तो हमें काफी सारे फोर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जहां पे हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना। वही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें किसी एक बॉडी को किसी दूसरे बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई करना है तो बिना कॉन्टैक्ट के, बिना टच किए वो फोर्स अप्लाई कर दे। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स पहले देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में जैसे हम लोग बात कर सकते हैं मस्कुलर फोर्स, ठीक है। सपोज ये एक मार्कर है अपना, सपोज क्या करना, मार्कर ही है। सपोज मुझे इस मार्कर को उठाना है तो मैं यहां से पावर लगा रहा हूं, यहां से, है ना। मेरे अंदर पावर है सुपरमैन वाली, या जो भी अपना सुपर हीरो कोई भी ले लो, और ये मार्कर अपने आप उठ के आ गया। पॉसिबल है क्या? कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे इस मार्कर को उठाना है, मुझे इस मार्कर से कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, देन अपने पास खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मस्कुलर फोर्स। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स का। तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगता है? फ्रिक्शन फोर्स वहीं लगता है जहां दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्कर के ले लेते हैं। जैसे सपोज ये मार्कर को मैं जमीन पे इस तरीके से रोल करूं तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी मोशन को होने से रोकता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। जब भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो जैसे ही ये मार्कर फ्लोर के कांटेक्ट में आएगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगने लग जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी कांटेक्ट फोर्स हो गया, है ना। तो ये सारे फोर्सेस कैसे हैं? ये सारे फोर्सेस कांटेक्ट फोर्स हैं। हमें यहाँ पे कांटेक्ट बनाना पड़ रहा है बॉडी के साथ। वही अगर हम नॉन कांटेक्ट के बारे में बात करें, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट यहाँ है, एक मैग्नेट यहाँ है, एक चुंबक यहाँ है, एक चुंबक यहाँ है, इसके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, बट फिर भी हम देखते हैं क्या, ये मैग्नेट इस मैग्नेट को अपनी तरफ खींच लेती है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मार्कर को मैं क्या कर रहा हूं? ऊपर फेंक रहा हूं, बट ये मार्कर बार बार अर्थ की तरफ आ रहा है। अर्थ के पास तो कोई हाथ पैर है नहीं कि अर्थ ने हाथ पकड़ा और खींच लिया मार्कर को, है ना। बिना हाथ पैर पकड़े मार्कर को खींच ले रही है, बिना कॉन्टेक्ट में मार्कर को खींच ले रही है। तो ये क्या हो गया? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। तो ये सब हम 6th 7th 8th क्लास में पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट के बारे में ना पढ़ते हुए हम लोग यहां पे पढ़ेंगे बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स? तो दो टाइप के फोर्स के बारे में हमें पढ़ना है। पहला है बैलेंस्ड फोर्स। So this is the definition of balanced force. What is it? If the resultant of all the forces acting on a body is zero, then it is called balanced force. यानी किसी भी बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस, वो फोर्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन एक नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5 इन्फिनाइट नंबर ऑफ फोर्सेस जब किसी बॉडी पे लगे, लेकिन उनका रिजल्टेंट क्या है? 0। अब रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट बोल सकते हैं, नेट फोर्स बोल सकते हैं, है ना, नेट वैल्यू बोल सकते हैं, है ना, या सारे फोर्सेस की वैल्यू जो आएगी, सम जो आएगा, है ना, वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। देन उस केस में हम बोलेंगे कि जो हमारी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, या बोलेंगे वो जो बॉडी है हमारी, उस पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो कैसे हैं? बैलेंस्ड नेचर के हैं। और याद रखना, बैलेंस्ड फोर्स जब किसी भी बॉडी पे लगता है तो वो मोशन नहीं लेके आता। बैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी पे लगेगा अगर, तो उसकी वजह से बॉडी में कभी भी मोशन नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं एग्जांपल, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये मार्कर फेंका, मैं मार्कर को ऊपर फेंक रहा हूं, बार बार मार्कर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अब सपोज ये मार्कर, सपोज कर लेते हैं, हमें मालूम है ग्रेविटी खींचती है, मालूम है ना, ग्रेविटी लगती है। अर्थ क्या करता है? अर्थ हर एक चीज को अपनी तरफ खींचता है मतलब फोर्स लगाता है। इस मार्कर के ऊपर अर्थ क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है, तभी तो ये मार्कर बार बार नीचे जा रहा है।
सपोज कर लेते हैं, एक वैल्यू मान लेते हैं, अर्थ इस मार्कर पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा रही है और ये जो मार्कर है ये 50 न्यूटन की वजह से नीचे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। मुझे इस मार्कर को रोकना है हवा में, मुझे इस मार्कर को सिर्फ रोकना है हवा में। देन मैं क्या करूंगा, ये मार्कर नीचे 50 न्यूटन लगा रहा है, मैं चाहता हूं ये मार्कर यहां पे आकर रुक जाए, मैं चाहता हूं ये मार्कर यहां पे आकर रुक जाए। कैसे रुकेगा, अपने आप तो रुकेगा नहीं। 50 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है, मुझे उल्टी डायरेक्शन में 50 न्यूटन लगाना पड़ेगा और ये मार्कर रुक जाएगा। देखो किस तरीके से, ये मार्कर नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, मैंने क्या किया, बीच में 50 न्यूटन फोर्स लगा दिया। ये देखो मार्कर में 50 न्यूटन कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। मेरा 50 न्यूटन कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, तभी तो मार्कर हवा में रुका हुआ है, मतलब मेरे हाथ पे रुका हुआ है बीच में। वरना देखो जैसे जैसे मैं अपने मार्कर हाथ को नीचे करूंगा, मैं अपने हाथ को नीचे करूंगा, मार्कर भी नीचे जा रहा है। क्या मार्कर यहां पे रुका, आंसर है नहीं, क्योंकि मार्कर भी नीचे जा रहा है 50 न्यूटन की वजह से, मैं भी अपने हाथ को नीचे ले जा रहा हूं तो मार्कर भी जाता जा रहा है। वहीं अपने हाथ को मैं इस तरीके से रोक देता हूं, मैं क्या देखता हूं, मार्कर भी रुक गया। क्यों, क्योंकि मार्कर 50 न्यूटन नीचे लगा रहा है, मेरा हाथ 50 न्यूटन ऊपर लगा रहा है, जिसकी वजह से एक बैलेंस कंडीशन क्रिएट हो गई और ये मार्कर हवा में रुक गया। हवा में बोल सकते हैं, हाथ के ऊपर बोल सकते हैं, यानी इस मार्कर में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में हम बोलेंगे, ऐसी सिचुएशन में बोलेंगे कि बैलेंस्ड फोर्स लगा है मार्कर पे, बैलेंस्ड फोर्स लगा है हमारा किसी भी बॉडी पे। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स क्या है, सपोज ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है, ये मेरा एक सरफेस है, इसके ऊपर मैंने एक बॉक्स रख दिया, बुक रख दी इसके ऊपर, ये सपोज कोई एक बुक रखी हुई है। ठीक है, अब ये बुक मोस्टली बच्चों की तो बुक रखी रहती है, उठाते तो है नहीं, पढ़ाई लिखाई से मतलब तो है नहीं, तो क्या करते हैं, वो रखी रहती है, धूल जम जाती है ना। तो सपोज ये तुम में से किसी की बुक रखी हुई है, धूल जम रही है इस बेचारी पे, ठीक है, किसी ने उसको उठा के देखा नहीं, 9th क्लास हो गई, ठीक है। चलो, तो अब क्या होगा, सपोज करते हैं मैं इस बुक में यहां से फोर्स लगा रहा हूं 15 न्यूटन का, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, 15 न्यूटन। तो मैं क्या देखूंगा, ये बुक इधर जाने लग जाएगी। सपोज दूसरी डायरेक्शन से मेरा दोस्त लगाने लग जाता है 50 न्यूटन का, मैं बुक को इधर धकेल रहा हूं, मेरा दोस्त बुक को इधर धकेल रहा है, और मैं क्या देखता हूं, मेरी बुक अपनी इस पोजीशन को चेंज ही नहीं करती है, बुक जहां रखी है वहीं रखी रहती है। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि इस बुक पे बैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं। ऐसे केसेस में क्या बोलूंगा, इस बुक पे बैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं। अच्छा सर, अगर नीचे से लगाएंगे तो क्या होगा, सर अगर नीचे से 50 न्यूटन लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, मैंने बोला मैं ऊपर से भी 50 न्यूटन लगाता हूं। ध्यान से देखो, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बुक, 1 2 3 एंड 4 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बुक, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी बुक में कोई मोशन नहीं हो रहा है। ध्यान से देखो, चार तरफ से लोग खींच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बुक में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि चारों के चारों सेम फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से देखो, 15 न्यूटन, उधर से दूसरे दोस्त ने लगाया 15 न्यूटन, नीचे से दोस्त लगा रहा है 50 न्यूटन ऊपर की तरफ, ऊपर से एक दोस्त ने नीचे दबा दिया 50 न्यूटन नीचे की तरफ। तो हर डायरेक्शन से फोर्स क्या हो रहा है, बैलेंस। चेक कर लेते हैं, सारे फोर्सेस को ऐड करते हैं। सपोज दिस इज फोर्स F1, दिस इज फोर्स F2, दिस इज फोर्स F3 एंड दिस इज फोर्स F4। चलो, तो व्हाट इज द सम ऑफ द फोर्स, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो, F1 कितना है, 15 लिखा। F2 कितना लिखा, F2 भी 15 लिखा। अब F3 कितना लिखूंगा, देखो F3 यहां पे मुझे माइनस का 15 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, माइनस का 15। क्यों, क्योंकि अगर मैं फोर्स एक इस डायरेक्शन में ले रहा हूं तो दूसरी डायरेक्शन वाला ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स पर डायरेक्शन का इफेक्ट होता है। F2 मैंने कितना लिया था, 15, तो F4 माइनस का हो जाएगा। अगर एक फोर्स ऊपर जा रहा है, दूसरा फोर्स नीचे जा रहा है, मैंने ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव लिया है, F2 को पॉजिटिव लिया है, तो ऊपर से नीचे आने वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा ना। तो देखो 15
+15 -15 -15, 15 15 15 15, आंसर विल बी 0 न्यूटन। इट मींस बुक पे लगने वाले सभी फोर्सेस का अगर मैं सम निकालूं, सभी फोर्सेस का रिजल्ट, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। नेट फोर्स निकालो कि बुक में एक्चुअल पे लग कितना रहा है। चारों लगा तो रहे हैं, लेकिन चारों कितना लगा रहे हैं, तो वो आंसर आया कितना, चारों 0 न्यूटन लगा रहे हैं। अब क्योंकि जब फोर्स 0 न्यूटन लग रहा है, बुक पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, हालांकि 4 लग रहे हैं, लेकिन उन चारों का इफेक्ट क्या आ रहा है, चारों का इफेक्ट कुछ भी नहीं आ रहा, 0 न्यूटन आ रहा है, तो आपकी बुक मोशन करेगी ही नहीं, याद रखना। तो इस केस में बुक में कोई मोशन नहीं होगा। तो बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट कॉज मोशन इन अ बॉडी, है ना। बैलेंस फोर्स जो होते हैं बॉडी के अंदर मोशन नहीं लेके आते, ये चीज याद रखना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी मोशन। सो दिस इज बैलेंस फोर्स। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि सारे फोर्सेस कैसे हो, बैलेंस्ड हो, सारे फोर्सेस कैसे हो, बैलेंस्ड हो, है ना, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हो, मैग्नीट्यूड उन सबका सेम हो। तो उस केस में हम बोलेंगे, उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, उस केस में हम बोल सकते हैं कि फोर्सेस का जो सम है वो 0 है, और कंडीशन जो बनेगी वो बैलेंस फोर्स की बनेगी। इसमें एक और चीज देख लेते हैं, सर अगर ये 25 होता, सर ये अगर 25 होता, सर अब तो पक्का ये क्या बोलते हैं, मूव करेगा। अब तो सर ये अनबैलेंस्ड हो गया, क्यों सर, क्योंकि ये 15 15, ये 25 25, तो सर पक्का अब तो ये बैलेंस्ड नहीं अनबैलेंस्ड बन जाएगा, और इस केस में कुछ ना कुछ मोशन तो होगा। ये भी ट्राई कर लेते हैं, ध्यान से देखो, 15 15, ठीक है, ये 15 ये 15, F1 F3 का है 15, F2 कितना है मेरा 25, इसको 25 कर दो, F4 कितना है माइनस का 25, इसको माइनस का 25 कर दो। ध्यान से देखो, अब इसको 25 करो और इसको 25 करो। अब चेक करो, इस 15 से ये 15 चला गया, इस 25 से ये 25 चला गया, आंसर ध्यान से देखो अभी भी 0 न्यूटन आ रहा है। तो किन्हीं भी दो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड का सेम होना बहुत जरूरी है, उस कंडीशन में हमारा बैलेंस फोर्स क्रिएट होगा और उस बॉडी में कोई भी मोशन नहीं होगा। क्लियर है। इसी का जस्ट उल्टा होता है अनबैलेंस फोर्स, तो उसको भी जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो यहां पे मैंने देखो सारी चीजें साफ कर दी हैं, लेकिन ध्यान से देखो मैंने क्या क्या साफ नहीं किया है। पूरी डेफिनेशन एज इट इज वैसी लिखी है, बस यहां से बॉडी इज 0 जो लिखा था वो मैंने रफ कर दिया, 0 वाला पोर्शन। बस कुछ नहीं करना, इस बी को हटाया और यहां पे अन लगा दिया, अनबैलेंस फोर्स, थोड़ा सा दूर दूर हो गया, ओहो, अनबैलेंस्ड फोर्स, ये बन गया अनबैलेंस्ड फोर्स। यहां पे क्या करना है, इज नॉट 0, बस। If the resultant of the forces of all the forces acting on a body is not 0 and it produces it causes motion in a body, it causes motion in a body। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या होगा, जब सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर हम निकालें और वो 0 ना आए, मतलब कोई ना कोई नेट वैल्यू जरूर आए, कोई भी वैल्यू आएगी, 0 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू आ रही है, वो कंडीशन बन जाएगी आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स की। और इस केस में क्या होगा, इस केस में मोशन होगा, मोशन भी होगा, और अगर किसी बॉडी में मोशन हो रहा है तो आप उसको रोक भी सकते हो अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करके। आप मोशन भी प्रोड्यूस कर सकते हो, दूसरा अगर किसी में यूनिफॉर्म मोशन ऑलरेडी हो रहा है, आप उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करके उसके मोशन को भी रोक सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ना, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं किस तरीके से क्या बोल रहा है ये। तो देखो सिंपल अपना एक सरफेस बनाई,
सारा वही है, देखो सारा वही है। ये हमारी बुक रखी जो कि हम कभी नहीं उठाते हैं, जिससे हमें दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, तो ये बुक हमने रखी। चलो धूल मिट्टी जम गई। यहां से मैंने लगाया 50 न्यूटन इस बुक को उठाने के लिए। मतलब आज मैंने प्रतिज्ञा ली कि यार आज मैं सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, आज मैं इतना पढ़ूंगा इतना पढ़ूंगा इतना पढ़ूंगा, मतलब टोटल 10 मिनट पढ़ूंगा मैं आज, है ना। टोटल कितना पढ़ूंगा? 10 मिनट पढ़ूंगा। और मैंने यहां से बुक पे फोर्स अप्लाई किया कि नहीं आज तो मैं ये लेके रहूंगा, ठीक है। चलो अपनी तरफ कर रहे हैं ना, तो इसको अपनी तरफ, एक काम करो अपनी तरफ, ये मैंने लगाया यहां से अपनी तरफ खींचने के लिए कि आज तो मैं इस बुक को उठा के 50 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया, इस बुक को पढ़ूंगा। इतनी देर में मेरा एक दोस्त आ गया जो और ज्यादा डेडिकेटेड था। टॉपर्स में जो बच्चे आते हैं, है ना, टॉपर्स जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं ना, वो फालतू हरकतों पे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो उसको क्योंकि बुक से पढ़ना था तुम्हारी, ठीक है, उसके पास बुक नहीं थी, उसने बोला कि भाई मुझे बुक दे, और उसने उस बुक पे लगा दिया यहां से सीधे तुम्हारा डबल लगा दिया 100 न्यूटन फोर्स, ठीक है। अब क्योंकि तुम्हारा डेडिकेशन उसके डेडिकेशन के सामने क्या पड़ गया? फीका पड़ गया। भाई सीधी सी बात है यार, तुम कहाँ, तुम्हें पढ़ाई से मतलब नहीं है तुम्हें चैटिंग करनी है, तो तुम्हारा व्हाट्सएप ज्यादा जरूरी है, तुम्हारा फेसबुक इंस्टा रील बनानी है ना, रील बनानी है, डांस करना है उसमें, ठीक है। तो भाई तुम्हारे लिए क्या ही बुक का क्या क्या इंपोर्टेंस है? तुम्हारे लिए कोई इंपोर्टेंस नहीं है। अब तुमने फोर्स लगाया भी इतने दिनों बाद, जब बुक पे पूरी धूल जम गई उसके बाद जब तुम पढ़ने गए तब भी तुमसे सिर्फ 50 न्यूटन फोर्स लगाया गया, तो यार तुम्हारे तो हाथ नहीं आने वाली। दूसरा बंदा जो था हमारा टॉपर, बंदा जो था हमारा टॉपर, उसने 100 न्यूटन लगाया। सीधी सी बात है, बुक किसके पास जाएगी? बुक उछल के सीधे इस बंदे के पास जाएगी। अब ध्यान से देखो, यहां पे मोशन हो रहा है, तुम यहां से 50 लगा रहे हो, वहां से तुम्हारे दोस्त ने, टॉपर दोस्त ने 100 लगा दिया, बुक खिसक के किसके पास जाएगी? बुक खिसक के टॉपर के पास जाएगी। सर क्यों चली गई? सर इसमें क्यों नहीं बुक रुकी रह गई? तो चेक कर लेते हैं। दिस इज F1 फोर्स, दिस इज F2 फोर्स। चलो क्या करते हैं, सारे फोर्सेस का सम करते हैं, F1 प्लस F2। चलो F1 कितना लगाया तुमने? 50 न्यूटन, प्लस उसने दूसरी डायरेक्शन में लगा दिया माइनस का 100। आंसर कितना आ गया? 50 माइनस का 100, आंसर आ गया तुम्हारा माइनस का 50 न्यूटन। तो मैंने क्या बोला था, जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है। सर माइनस का 50, सर ये तो बहुत कम लगा रहा है, सर इसकी तो वैल्यू माइनस में आ रही है, मैं तो प्लस में लगा रहा था। तो देखो यही तो डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है। 50 न्यूटन जो बुक में 50 न्यूटन लगा रहे हैं फोर्स पढ़ने के लिए, यही तो डिफरेंस है 50 न्यूटन वाले में और 100 न्यूटन वाले में। ऑलरेडी मैंने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था फोर्स में। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस साइन इंडिकेट सिर्फ डायरेक्शन को करता है, ना कि उसके मैग्नीट्यूड को कम ज्यादा करता है। ये माइनस साइन सिर्फ क्या कर रहा है? डायरेक्शन बता रहा है कि इधर गया क्या उधर गया बुक, मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा है कि ये प्लस का 50 है तो ये ज्यादा बड़ा होगा, ये माइनस का 50 है तो ये। मैथ मत लगाओ यहां पे, फिजिक्स वाला दिमाग लगाओ। आया समझ में? तो इसीलिए बोला जाता है कि बुक को उठा लिया करो ताकि धूल ना जम पाए बुक में, है ना। हफ्ते में 2-3 बार तो उठा लिया करो, साल में 2-3 बार उठाओगे तो फिर यार यही हाल होगा, तो तुम्हारे लिए फिर -50 छोटा फोर्स होगा, है ना। तो माइनस सिर्फ इतना इंडिकेट कर रहा है कि ये 100 न्यूटन, देखो 100 को माइनस माना था ना तुमने, 100 को माइनस माना था ना, आंसर माइनस में आया, यानी फोर्स तुम्हारा उसकी तरफ चला गया। बॉडी का जो मोशन है, बुक का जो मोशन है, वो टॉपर वाले बच्चे की तरफ चला गया, बस ये इंडिकेट कर रहा है तुम्हारा माइनस। तो हम देख सकते हैं इस केस में हम देख सकते हैं कि मोशन हो रहा है। इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि मोशन हो रहा है। कैसे हुआ? अनबैलेंस फोर्स की वजह से। नेट फोर्स हमारा जीरो ही नहीं आया। तो जहां भी अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन पैदा होती है, वहां पे बॉडी पे क्या लगता है? फोर्स लगता है और बॉडी मोशन में आती है ना। जहां भी अनबैलेंस फोर्स की सिचुएशन पैदा होती है, वहां तो फोर्स तो लगता ही है, साथ ही साथ बॉडी मोशन में आती है। सर अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो क्या होगा? तो देखो, अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, सपोज कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, स्पेस का एग्जांपल ले लेते हैं। स्पेस का हमें मालूम है, स्पेस में किसी तरीके का कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करता। स्पेस में कोई सरफेस नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि तुमने धक्का मारा वो आगे जाके रुक गया।
स्पेस में कोई एयर नहीं है कि वो हवा में चलते चलते रुक जाएगा, यानी आपने किसी भी चीज पे फोर्स लगाया वो उसी फोर्स के साथ जिंदगी भर चलता जाएगा, ऐसा मान सकते हैं हम स्पेस में, है ना, अंतरिक्ष में, ऐसा मान सकते हैं। अब मुझे उस चीज को रोकना है जिस चीज पे मैंने फोर्स लगाया था और वो चलती चली गई जिंदगी भर चलती चली जाएगी स्पेस में, मुझे उसको रोकना है तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे दूसरा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। सपोज कर लेते हैं ये मैंने कोई भी एक पत्थर था, इस पत्थर पे मैंने लगाया 50 न्यूटन का फोर्स स्पेस में, ये चलता चला गया, मुझे इस पत्थर को रोकना है तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरी डायरेक्शन में लगाऊंगा 50 न्यूटन का फोर्स। रोकना है या स्पीड कम करनी है या मुझे इसको और तेज करना है, अच्छा मुझे इसको और तेज करना होगा तो क्या करना है, तो भी मुझे फोर्स लगाना है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स से आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड भी बढ़ा सकते हो, स्पीड को कम भी कर सकते हो, उसको रोक भी सकते हो। तो अपोजिट लगाओगे तो स्पीड कम होगी या तो ये रुक जाएगा, बट 50 न्यूटन ऐसे लगाया था और यहां पे जाके फिर 60 न्यूटन और लगा दिया, 50 न्यूटन पे चल ही रहा था, 60 न्यूटन और लगा दिया, अब ये 110 न्यूटन की वजह से आगे बढ़ेगा। अब मतलब ये मैंने एक फर्जी सा एग्जांपल दिया है समझने के लिए कि आपको ये सिचुएशन समझ में आए। तो अनबैलेंस्ड फोर्स से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, उसकी स्पीड को कम कर सकते हो, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो, उसको रोक सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स, बाय अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये फायदा होता है। तो याद रखना आप अपने यूनिवर्स में, अब यूनिवर्स की तो बात नहीं करूंगा क्योंकि यूनिवर्स में तो हम गए नहीं है, अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ पे अगर कोई भी बॉडी चल रही है, कोई भी बॉडी चल रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही चल रही है। बैलेंस फोर्स लगा होगा तो क्या होगा, तो वो कुछ नहीं है, तो वो ऐसे ही रखा होगा जैसे ये बोतल यहां रखी हुई है, वो बुक वहां रखी हुई है, आज से 100 साल बाद आओगे तब भी ये बुक तुम्हें यहां मिलेगी। सर इसको हवा उड़ा के ले गई तो, अबे हवा भी तो एक एक्सटर्नल एजेंट है, पढ़ा था ना हमने फोर्स क्या है, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि किसी भी बॉडी के अंदर मोशन जैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसका शेप चेंज होना, उसका साइज चेंज होना। तो अगर हवा भी आएगी तो हवा भी एक एक्सटर्नल एजेंट है, समझ में आया। तो कहने का मतलब है अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही हम चल पा रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स की वजह से मैं बोल पा रहा हूं, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से हम लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सबके सब अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से चल रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हो रही हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से हमारे आसपास हमें देखने को मिलती हैं। तो आई होप आपको बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, टाटा गुड बाय।